दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए सॉम मॉस का दूसरा पार्ट लेकर आ चुका हूँ। एक पार्ट यानी पहला चैप्टर मैंने पहले ही कवर कर दिया है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से उसको देख लीजिएगा। आज हम सॉम मॉस यानी उसमें हम पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, दूसरे चैप्टर की और दूसरी वीडियो में, है ना। तो आइए हम फटाफट अंदाज में उसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पूरा अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ, सॉम मॉस का पूरा पढ़ाने वाला हूँ। इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला PDF वहीं देखने को आपको मिलेगा, राइट। तो दोस्तों आइए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे पता है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में हम यहाँ पर अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम दूसरा चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्ट्रेन की हम बात करने वाले हैं। यानी स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, आइए इसमें भी हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेस में और स्ट्रेन में, इन सभी में टॉपिक हम देख लेते हैं। उसके बाद में सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ अगर टॉपिक की मैं बात करूँ तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम स्ट्रेस का, तनाव का, है ना, प्रतिबल का। इसको तनाव नहीं कहिएगा, इसको प्रतिबल कहिएगा, स्ट्रेस, है ना। उसके बाद में सेकंड, टाइप ऑफ स्ट्रेस यानी तनाव के प्रकार या प्रतिबल के प्रकार, है ना। इसको आप प्रतिबल के प्रकार कहिएगा या तनाव के प्रकार, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रेन की यानी विकृति की, क्लियर। उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेन यानी तनाव के प्रकार। उसके बाद हुक्स लॉ यानी हुक का नेम। उसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी तनाव वक्र। उसके बाद में इलास्टिक कांस्टेंट यानी लोचदार स्थिरांक। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अगर आपसे बताते हैं कि आठवां टॉपिक इलोंगेशन यानी बढ़ाव। उसके बाद में इलोंगेशन इन कंपोजिट बार, है ना। तो यहाँ पर समग्र पट्टी में बढ़ाव, समग्र पट्टी में बढ़ाव। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट यानी स्वयं के वजन के कारण बढ़ाव। उसके बाद में हम बात करें इन प्रिज्मेटिक बार। उसके बाद में 20 में आता है इन कॉनिकल बार। यानी इस 10वें पॉइंट में दो टॉपिक आपके पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले उसको भी, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं 11 वाले टॉपिक की, यानी इलोंगेशन इन टेपर्ड बार यानी पतला बार में बढ़ाव। उसके बाद में थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर यानी तापमान के लिए थर्मल तनाव। ये सारे टॉपिक दोस्त हम स्ट्रेन एंड स्ट्रेन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्ट्रेस। और आइए स्ट्रेस को हम समझते हैं। पहले तो इसकी हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेस की, है ना, और इसको एकदम डेफिनेशन से समझते हैं। आइए पढ़ते हैं कि जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, है ना। जैसे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। क्या कहा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल क्या है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर IRF की फुल फॉर्म समझिएगा। I मतलब इंटरनल, R मतलब रेसिस्टिंग, उसके बाद F मतलब फोर्स, है ना। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यानी IRF यानी इंटर रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी, है ना। तो आपको इस वाले फॉर्मूले के ऊपर ध्यान रखना है। सिग्मा इजिकल टू F अपॉन ए। F क्या है, प्रतिबल है, ए क्या है, एरिया है, यानी एकांक क्षेत्रफल, है ना। और इस सिग्मा को स्ट्रेस कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्त आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, डेफिनेटली रिवीजन करने में आसानी होगी, है ना।
उसके बाद में इसको पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, है ना। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ml टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर, यानी ml की पावर -1 टी की पावर -2 KSI। आइए उसको समझते हैं। न्यूटन क्या होता है? फोर्स होता है भाई, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। F = m है, ठीक है। m क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं a, m, द्रव्यमान को m लिखते हैं। a क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण की जो त्वरण का जो हमारी विमा होती है वो एल टी की पावर -2 होती है। एल टी की पावर यहाँ पर इधर करते हैं ना, F = m है, और यहाँ पर m हो जाएगा इसका द्रव्यमान का a का, यानी एल टी की पावर -2 अपॉन। अब बात आती है इसकी मीटर स्क्वायर की। मीटर यानी मीटर को हम लेंथ में नापते हैं। लेंथ मतलब l, यानी एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से l की पावर -1 तो पहले से ही है और -2 हो जाएगा, यानी l की पावर -1 = m l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। तो आई होप दोस्त इसकी विमा आपको आपको समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद हम यहाँ पर भी बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, ये दो फोर्स लगाए जा रहे हैं। ये एक 3D डायग्राम है और इसके ऊपर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब ये उधर से और ये इधर को खींचा जा रहा है। खींचने के बाद जब ये आपस में टूट जाता है ना, खींचने के बाद में दोनों तरफ से बल लगाया, बल लगाने के बाद अब ये दो उसमें टूट गया, है ना। दो बॉक्स में जैसे ही टूटा, उसके बाद में अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जो इसके अंदर से प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रतिबल कहते हैं। जो यानी इसका जो बल जो है उत्पन्न हो रहा है उसको प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, यानी स्ट्रेस कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यानी इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर बात करते हैं, जो ये एरिया है इसको कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यानी इस पर जो बल लग रहा है, यानी इस पर जो प्रतिबल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। आई होप दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी। कन्वर्जिंग इसकी हम सीखने वाले हैं। आइए हम इसकी कन्वर्जिंग, यानी इसको 1 पास्कल कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। PA मतलब पास्कल, M मतलब मेगा, यानी 10 की पावर 6 मीटर। क्लियर? आइए समझते हैं। जैसे 1 पास्कल है तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर ऊपर देखिएगा, ऊपर मैंने बताया आपको कि यह पास्कल कहते हैं इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, है ना। तो आइए इसकी हम कन्वर्जन मिलीमीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना हो, कैसे करेंगे? 1 मेगा पास्कल = मेगा की जगह 10 की पावर 6, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। 10 की पावर 6 न्यूटन अपनी ही जगह, मीटर स्क्वायर यानी 10 की पावर 3 मिलीमीटर। भाई 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर के। तो यहाँ पर इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर 3 mm का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 3 6, यानी 10 की पावर 6 न्यूटन पर 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। आई होप दोस्त ये कन्वर्जिंग आपको समझ आ गई होगी। आइए हम जिगामीटर की भी अगर बात करें आपसे, तो 1 जिगामीटर 10 की पावर 9 होता है। आइए हम बात करते हैं। तो 1 जिगा पास्कल की जी मतलब जिगा, पी ए मतलब पास्कल, यानी 10 की पावर 9 जिगा को लिखते हैं। 1 जिगा जो होता है = 10 की पावर 9 मीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? 10 की पावर 9 लिख दिया। क्लियर? बात आती है पास्कल की, तो पीए को ऐसे ही लिखा, है ना। अब 1 जिगा पास्कल = 10 की पावर 9 ये रहा। अब पास्कल को क्या लिखेंगे? पास्कल को अगर हम यहाँ पर लिखें तो 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए दिखाता हूँ। एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसकी जगह क्या लिखा हमने? उसकी जगह यानी इसकी जगह हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर? उसके बाद में 1 जिगा पास्कल = 10 की पावर 9 अपनी जगह, ये वाला अपनी जगह, राइट। उसके बाद में अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर -6 कैसे आया? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह 10 की पावर -6 मेगा पास्कल कैसे आया? आइए समझते हैं। देखिए मैंने आपको बिल्कुल अभी जस्ट क्या कहा? मैंने आपसे कहा
कि 1 मेगा पास्कल 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से जैसे इसका मान हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इजिकल टू ये अपॉन में जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 मेगा पास्कल हो जाएगा, 10 की पावर -6 मेगा पीए यानी पास्कल हो जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको समझ आ गई। इसकी जगह हमने ये लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर हमें पता चल गया है कि 1 गीगा पास्कल 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 और इसकी जगह हमने 10 की पावर -6 इसकी जगह ये लिख दिया। लिखने के बाद अब यहाँ पर 1 गीगा पास्कल 10 की पावर 3 मेगा पास्कल आ जाएगा, है ना भाई। 9 प्लस के ये रहा और माइनस के 6 घट जाएगा आपस में, भाई आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, राइट। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी मेगा पास्कल की जगह क्या लिखेंगे अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, मेगा पास्कल की जगह न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इस मेगा पास्कल की जगह न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप दोस्त 1 गीगा पास्कल और आपका 1 मेगा पास्कल ये सारे आपको याद हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये एक टेंसर राशि है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्या टेंसर राशि है, स्ट्रेस जो है एक टेंसर राशि है, प्रतिबल, है ना। जैसे ये टेंसर राशि है, अब टेंसर क्या होता है उसके बारे में समझिएगा। टेंसर यानी उसमें परिमाण तो होता ही है भाई, सदिश राशि जिसकी दिशा भी होती है परिमाण भी होता है, अदिश राशि जिसकी दिशा नहीं होती परिमाण होता है। टेंसर राशि उस राशि को कहते हैं जिसका परिमाण तो होता है लेकिन उसके अंदर दिशा भी होती है, एक नहीं 2 दिशा होती हैं उसके अंदर, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है और एक्स किस बल की दिशा होती है, 2 दिशा होती हैं, एक तो एक्स अक्ष की दिशा, है ना, और एक होती है बल की दिशा। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विकृति भी एक टेंसर राशि है, इस चीज़ को भी आप याद करते हुए चले। बात करते हैं इसकी, सिग्मा एक्स, कभी कभी आपको इस तरह का देखने का मिलेगा क्वेश्चन में, वो हम बाद में करेंगे क्वेश्चन। सिग्मा एक्स यानी एक्स क्या है, बल की दिशा, और ये वाला एक्स क्या है, ये वाला एक्स एक्स अक्ष की दिशा। सिग्मा वाई इसी तरह से वाई क्या है, वाई एक बल की दिशा है, और ये वाला वाई बाद वाला ये एक वाई अक्ष की दिशा है, राइट। इस तरह से विकृति यानी विकृति को ई से व्यक्त करते हैं, ई एक्स एक्स ई वाई वाई भी लिखा हुआ आएगा। एक्स क्या है, बल की दिशा, और लास्ट वाला एक्स क्या है, एक्स अक्ष की दिशा। मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और एक नोट पॉइंट के तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण भी एक टेंसर राशि होता है, इसको हम आई एक्स एक्स या आई वाई वाई लिखते हैं, है ना। मैं बता चुका हूँ कि एक्स एक्स वाई वाई क्या होता है। बात करते हैं हम टाइप ऑफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, प्रतिबलों के प्रकार, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनाव प्रतिबल, उसके बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल, उसके बाद में शियर स्ट्रेन यानी कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस यानी नमन प्रतिबल। इन सभी की डेफिनेशन, उन सभी के फिगर बना करके मैं आपको अभी स्पष्ट करता हूँ। आइए टेंसाइल स्ट्रेस आप हेडिंग डालिएगा और यहाँ पर देखते हैं तनाव प्रतिबल किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाकर उसे खींचा जाता है, एक फोर्स ये लग रहा, एक फोर्स ये लग रहा, है ना, 2 फोर्स कार्य कर रहे हैं। अब कार्य करने के बाद में तनाव बल के विरोध में, यानी अब क्या होगा, ये भाई एक बल इधर को लग रहा है, एक बल इधर को लग रहा है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तनाव प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त। जैसे अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में तो स्ट्रेस अगेंस्ट टेंसाइल फोर्स इज नॉन एज टेंसाइल स्ट्रेस, यानी सिग्मा इज इक्वल टू टी अपॉन ए। यहाँ पर तनाव प्रतिबल की बात चल रही है, तनाव प्रतिबल की, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन के माध्यम से, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। अब तनाव प्रतिबल यानी तनाव बल अपॉन क्षेत्र, टी मतलब तनाव बल और ए मतलब क्षेत्र, है ना। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिव संपीड़न, कंप्रेशन स्ट्रेस या संपीड़न प्रतिबल। जब वस्तु पर संपीड़न बल लगाकर उसे
उसे दबाया जाता है तो इस संपीड़न बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। कितनी इजी लैंग्वेज दोस्तों लिखी हुई है। अगर इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेस अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स इन नाउन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे यहाँ से इसको अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर। अब जो चूंकि हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से भी एक प्रतिबल उत्पन्न होगा, है ना। जो यहाँ से प्रतिबल उत्पन्न होगा अंदर से, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे संपीड़न प्रतिबल, है ना। इसको हम लिखते हैं सिग्मा सी इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया, यानी सिग्मा सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आई होप दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी। सी मतलब कंप्रेसिव फोर्स, है ना, ए मतलब एरिया, है ना, किस एरिया पे लग रहा है। अब बात आती है शियर स्ट्रेस की, किसे कहते हैं, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल। इसके बारे में भी आप एकदम बेसिक से समझिएगा। देखिए दोस्त, जब वस्तु पर कर्तन बल लगाकर या लगाया जाता है तो इस कर्तन बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं इसको। एक दफ़ा हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। तो स्ट्रेस अगेंस्ट शियर फोर्स इज नाउन एज शियर स्ट्रेस। अगर हिंदी में हम पढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो प्लेट लगी हुई हैं, ये रही, है ना। जैसे कि आप देखें 2 प्लेट लगी हुई हैं। अब इसमें ये क्या लगा हुआ है, ये एक रिपीट लगा हुआ है जो कि इन दोनों को जोड़ रखा है प्लेटों को, है ना। अब जैसे ही यहाँ से ये एक बल लगाया और एक इधर को बल लगाया, जब दोनों बल लगाकर खिंच जाता है, भाई यहाँ से इसको इधर लगाया, इसको इधर लगाया, है ना, एक स्थिति ऐसी आती है कि ये रिविट टूट जाता है, ये रिविट इस तरह का हो जाता है, ये रिविट इस तरह का हो जाता है। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब जो यहाँ पर स्पर्श रेखी, यानी इस जगह पर जो ये एक स्पर्श रेखीय बल कार्य कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम शियर फोर्स कहते हैं, इसी को हम शियर फोर्स कहते हैं, है ना। टेंजेंट फोर्स या शियर फोर्स, क्लियर। स्पर्श रेखी यानी स्पर्श रेखी पर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, भाई यहाँ पर लगा, इसका प्रतिबल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। यहाँ से लगा तो इसका प्रतिबल यहाँ लगेगा। आई होप दोस्त अब समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड नहीं है। अगर हम इसकी बात करें किस अक्षर से इसको डिनोट करते हैं, या तो हम सिग्मा एस से, है ना, या हम टाउ से, या हम क्यू से। एस एफ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, है ना। हाँ, एक बात और है, शियर फोर्स, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस की, यानी सीधा प्रतिबल की। किसे कहते हैं उसके बारे में समझिएगा। अक्षीय तनाव यानी एक्साइल टेंशन, अक्षीय तनाव और अक्षीय संपीड़न भार सीधे भार कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ उसको समझते हैं। जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करता है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक बॉडी है, तो ये बॉडी है तो इसका कोई ना कोई तो अक्ष होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ये रहा अक्ष, है ना। अब एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा। अब ये अक्ष के समान लग रहा है, अक्ष के बिल्कुल अक्ष पे ही लग रहा है। ये जो बल लग रहा है ये सिर्फ अक्ष पे ही लग रहा है ना। बल लगा करके, और इनके इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, राइट। अब पढ़िए डेफिनेशन। जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इसका विरोध करने के लिए यानी जो अंदर की ओर इसका विरोध करने के लिए यहाँ की ओर लग रहा है, तो इसका इस तरह से, इसका विरोध करने के लिए इस तरह से इसका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उन्हें डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। और डायरेक्ट स्ट्रेस यानी वो जो बल होते हैं, प्रतिबल, वो अक्ष पर ही लगते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक बॉडी है, तो इसका ये अक्ष, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, अब ठीक है ना। तो ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर जो इसका ये अक्ष है, इससे अक्ष के, अब ये इसको कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस और खींचने से मतलब नहीं है, मतलब ये कि अक्ष पर लगे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम, यानी लगाने से जो अंदर से प्रतिबल उत्पन्न होगा इस तरह का अंदर से, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल को, इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल। आई होप चीज़ ये आपको समझ आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट लोड या बल के लंबवत कार्य करते हैं, डायरेक्ट लोड या बल तल के लंबवत भी कार्य करते हैं, इसलिए डायरेक्ट स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, है ना। जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सिग्मा डी इज इक्वल टू डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया, इस वाले फॉर्मूले को आप याद करते हुए चलेंगे। बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की, है ना, यानी जब किसी बीम के अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है
तो इसे अनुप्रस्थ भार यानी ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, यानी बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। इसको हम एक बॉडी के माध्यम से समझते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि सपोज कीजिएगा ये एक 2 पिलर लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये क्या लग रहा है, ये एक बीम लगा हुआ है ना। जैसे ही ऊपर से इस पर भार डाला, भार डाला, तो भार डालने के कारण ये इस तरह का हो गया, है ना, इस तरह का हो गया। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से तो ये कंप्रेस हुआ ऊपर से, और नीचे से टेंशन उत्पन्न हो गई, नीचे से तनाव उत्पन्न हो गया, है ना। नीचे से तनाव हुआ, ऊपर से कंप्रेस हुआ। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस। यानी नमन प्रतिबल। नमन मतलब झुकना, झुकाव, है ना। इस चीज़ को क्या कहते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। आई होप दोस्त इस माध्यम से आपको समझ। आपको नोट यहाँ पर यह भी करना है कि जब किसी कॉलम पर उपकेंद्रित भार यानी इसेंट्रिसिटी लोड कार्य करता है, तो इसेंट्रिसिटी मतलब उपकेंद्रीय भार कार्य करता है, तो कॉलम का झुकाव होता है, जिससे डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। है ना। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं अब जैसे कि ये वाली बॉडी देख रहे हैं आप, है ना, ये वाली बॉडी, ये एक डायग्राम देख रहे होंगे आप। इसको थोड़ा सा मैं अब यहाँ से करता हूँ, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक ही बॉडी है, ठीक। अब ये बॉडी का एक अक्ष ये रहा। अब अक्ष से कुछ दूरी पर जो बल कार्य कर रहा है, बल मतलब P, एक फोर्स कार्य कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किस तरह का हो जाएगा भाई? यहाँ से बल लगेगा और ये किस तरह का हो जाएगा? ये इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, है ना। जब ये इस तरह का हो जाएगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी अक्ष से लेके उस फोर्स जहाँ लग रहा है वहाँ की दूरी E यानी विकृति, यानी इसको विकृति डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, सिग्मा मिनिमम यानी सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा मतलब प्रतिबल, जो प्रतिबल एक तो पॉजिटिव में हो रहा है, एक निगेटिव में हो रहा है। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। स्ट्रेन यानी विकृति, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग डालिएगा आप। टाइप ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आती है स्ट्रेन की बारी यानी विकृति। जब किसी वस्तु या बॉडी पर बल लगाया जाता है, तो इस बल के कारण बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। बॉडी की माप में परिवर्तन, जो बॉडी की माप है, बॉडी की माप में परिवर्तन आया है, और वास्तविक माप, इन दोनों के अनुपात को विकृति कहते हैं। आई होप दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ना। स्ट्रेन किसे कहते हैं भाई? चेंज इन डायमेंशन, यानी उस बॉडी में जो परिवर्तन, उस बॉडी की माप में जो परिवर्तन आया है, और ओरिजिनल डायमेंशन यानी उनकी वास्तविक माप, है ना, इसके अनुपात को हम स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। आई होप दोस्त अब समझ आ गई होगी, यानी डेल्टा L अपॉन L, इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉडी, है ना। अब इस पर एक फोर्स ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यहाँ से फिक्स है, तो ये इस तरह की बॉडी हो जाएगी, जैसे कि मैं डैश करके दिखा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीला नीला दिख रहा है, ये पेंसिल चला रहा हूँ मैं, ये डेल्टा L बढ़ा, है ना। कितनी चेंजिंग है? डेल्टा L। तो उसको हमने जो थोड़ी सी डेल्टा L मतलब बहुत ही छोटी सी जो बढ़ी, उसको हमने डेल्टा L कहा, यानी क्या हो जाएगा? डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम, अब ये क्या है? बॉडी है, नीचे से फिक्स कर रखी है। अब यहाँ से ऊपर से एक इसको कंप्रेसिव किया गया, तो इस तरह का होगा, डैश कर रखा है, ठीक है। होने के बाद अब थोड़ी सी ये बढ़ी, थोड़ा सा इधर को बढ़ा, ये ज़रा सा, और ज़रा सी इधर को बढ़ी। इन दोनों को क्या कहा? डेल्टा L कहा। डेल्टा L इज इक्वल टू L, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस बॉडी की परिवर्तन, जो परिवर्तन माप में आया है, और इसकी वास्तविक माप, इन दोनों के अनुपात को विकृति कहते हैं। आई होप दोस्त अब क्लियर हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है दोस्त ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्त। सारी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाता हुआ चलूँगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, 9997574396, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली दोस्त। और मैथमेटिक्स की क्लास भी आपकी चल रही है। लाइव क्लास नहीं लूँगा मैथमेटिक्स की अब, चूँकि स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। अब उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर के माध्यम से
प्रोवाइड कराई जाएगी। डेफिनेटली दोस्त इस चीज़ को आप समझिएगा, है ना। तो आज की वीडियो को फिर यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के दोस्त बने रहिएगा, शानदार रहेगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।